हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज के जो कस्टमर है, जिनको हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जिनको अपनी सर्विसेज देते हैं, उनको किस तरह से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से, अपने बिहेवियर से और अपने कम्युनिकेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि है अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। मीन्स जैसे कि हमारे पास जब कस्टमर से फर्स्ट टाइम ड्राइंग आता है या फिर आरएफक्यू आता है, तो हमको ये चीज़ समझना है कि हमारे कस्टमर को हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। चाहे वो स्टार्टिंग में हो या फिर इनिशियल लेवल पे हो या फिर कहें कि मिड में हो, कहीं भी हो, लेकिन सबसे पहले हमको समझना है कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो हमसे क्या चाह रहा है। चाहे वो क्वालिटी वाइज हो, उसके CTQ टॉलरेंस, या फिर उनको किस टाइप के फंक्शनलिटी चाहिए अपने प्रोडक्ट में, उससे रिलेटेड हो, या फिर चाहे कि क्वांटिटी वाइज हो सकता है उनकी 1000 या लैक्स में क्वांटिटी हो और हम उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको सबसे पहले अपने कस्टमर की नीड को समझना होता है ना। और फिर चाहे डिलीवरी शेड्यूल को लेके हो, किसी भी टाइप को, सबसे पहले हमको अपने कस्टमर को समझना है कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किससे वो सेटिस्फाई होगा। हम उसको समझते हैं, उसके बाद ही हम अपने आगे सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलिए अब अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो कि है लिसन टू देयर फीडबैक। मीन्स जो भी हमारे कस्टमर का फीडबैक आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमको उसको केयरफुली सुनना है, फिर उस पर वर्कआउट करना है और फिर वर्कआउट करके अपने कस्टमर को शो करना है कि देखिए सर, आपका इस टाइप का फीडबैक था। जैसे कि मान के चलिए हमने कोई पार्ट अपने कस्टमर को सप्लाई किया, कोई मेटेलिक पार्ट है, अब उसमें शार्प एजेस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, है ना। तो शार्प एजेस आ रही हैं तो कस्टमर हमको कंप्लेंट करेगा कि सर आपके जैसे कि उनको R5 का रेडियस चाहिए था कॉर्नर्स पे, तो वो R5 का रेडियस नहीं है ना, तो वो हमको कंप्लेंट करेंगे। जो उनका फीडबैक रहेगा, अल्टीमेटली कंप्लेंट एक फीडबैक ही है, तो उनका फीडबैक आएगा कि सर ये आपका इस टाइप का इशू आ रहा है। तो फिर हम उसको केयरफुली सुनना है ना। वो है तो नेगेटिव, लेकिन वो हमको पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट करना है ना, ताकि हम अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करें और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें। तो अपने कस्टमर के फीडबैक को भी हमको केयरफुली सुनना होता है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पे अटेंशन ऑन कॉम्पिटिटर्स। मींस ऐसा तो नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के लिए कोई एक ही मैन्युफैक्चरर हो, या अभी मॉडर्न एरा में कोई भी मोनोपोली नहीं है किसी भी टाइप की। तो मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जो सेम कस्टमर या फिर डिफरेंट कस्टमर या सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो किस टाइप की स्ट्रेटजी अपना रहा है अपने कस्टमर्स के लिए, वो अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर वो किस टाइप की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है जिससे कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है ना। तो इन सब चीज़ों के भी हमको ध्यान रखना है, अपने कॉम्पिटिटर को भी देखना है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि हमसे आगे निकल जाएं, है ना। ऐसा ना हो कि आगे निकलने का मतलब ये नहीं कि वो हम उनसे रेस कर रहे हैं। मींस जो हमारे लॉयल और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे कस्टमर्स उनके दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास पहुंच जाएं। तो हमको अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी अटेंशन रखना होता है। इसके बाद हमको नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि है बी कंसिस्टेंट इन कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स। मींस कम्युनिकेशन किसी भी टाइप का हो, चाहे मेल पे हो, टेक्स्ट मैसेज हो, वाया सोशल मीडिया या मेल हो, जिस भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, हमको अपने कस्टमर्स से कंटिन्यूसली या फिर एक फिक्स शेड्यूल के बाद उनसे कम्युनिकेशन करना होता है। चाहे हम कॉल पे करें या चाहे जैसे भी, लेकिन कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमको उनके प्रॉब्लम्स पता चलेंगे। अगर हमारी किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं, किसी प्रोडक्ट को लेकर, या फिर कोई नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो इसलिए हमको अपने कम्युनिकेशन अपने कस्टमर से कंटिन्यूसली करते रहना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जो कि टेक यूज़र एक्सपीरियंस एज ए प्रायोरिटी। मींस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, फीडबैक में और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, कि जो भी हमारा कस्टमर फील कर रहा है, जो उसका एक्सपीरियंस है, चाहे वो एंड यूज़र का हो या कस्टमर का हो, हमको उसे एज अ प्रायोरिटी लेना है और उस पर वर्कआउट करना है। जैसे कि हमने लास्ट में फीडबैक में एक एग्जांपल लिया था कि कोई जीन्स है जिसका बटन जो है ना वो चुभ रहा है ना। तो उसको एज अ हमको यूज़र का जो एक्सपीरियंस है, ये उसका एक्सपीरियंस रहा है कि यार मुझे वहाँ पे बटन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको एज अ प्रायोरिटी लेके हमको उसको वर्कआउट करना है और उस इशू को रिजॉल्व भी करना होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो इशू रेज ना हो और हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है फॉलो अप विथ कस्टमर्स।
फॉलोअप मतलब किसी भी टाइप का, चाहे वो ऑर्डर्स को लेकर हो या फिर क्वालिटी को लेके, को जैसे हम कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो सर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी किस टाइप की आ रही है, कहीं इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर आपके पास कोई नए ऑर्डर्स हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट आपके यहाँ पे एनपीडी में चल रहा है तो हम उसको दे सकते हैं, या फिर उस जब वो एनपीडी में कंप्लीट होगा। तो इस टाइप के आप समझ रहे हैं ना कि फॉलोअप मीन्स किसी भी लेवल का टाइप का फॉलोअप हमको अपने कस्टमर से करते रहना है, ताकि हम उनको सेटिस्फाई कर सके अपनी क्वालिटी को लेकर, ऑर्डर्स को लेकर, और उनके फीडबैक को भी फॉलो कर सके। इसके हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक इट इजी फॉर देम टू कंप्लेंट। अगर वैसे तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी इशू आए, क्वालिटी डिफ़र हो, लेकिन बाय चांस अगर ऐसा होता है तो ये भी हमको एक पोर्टल किसी भी वे से, चाहे पोर्टल से, चाहे मेल के थ्रू, या जैसे भी करके हमको इतना इजी कर देना है कि वो इजीली कंप्लेंट कर सके हमारे हमारे प्रोडक्ट के लिए या फिर हमारे बिहेवियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कस्टमर इजीली हमको कंप्लेंट कर सके कि सर आपके यहाँ से ये इशू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपके यहाँ से कंटिन्यूसली हमको कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, हम मेल करते हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही, या फिर वहाँ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे प्रोडक्ट में कोई एनसी रेज हुई है तो एनसी को रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली तो प्रोडक्ट में देखना ही पड़ेगा, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए इसलिए हमको ये भी चीज़ें ध्यान रखना है कि हमारा कस्टमर जो है वो इजीली हमको कंप्लेंट कर पाए कि ये इशू आप रिजॉल्व कीजिए, या फिर आपके यहाँ से इतना इतना प्रॉब्लम आ रहा है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपने अच्छे से समझा होगा और नेक्स्ट टाइम से आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से सेटिस्फाई भी कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।